एपिसोड की शुरुआत में मून कहता है, मैं तुम्हारी वॉर स्पिरिट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यकीन है अगर तुम्हारे फादर ये देख रहे होंगे तो उन्हें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। रॉज काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते। उसकी पावर बहुत बढ़ चुकी होती है और ये तीनों भी सोच रहे होते हैं क्या खतरनाक पावर है ये। सीन चेंज होता है, हमें ज़ाई वैंग को दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये स्मेल मुझे चिंता क्यों दिला रही है। आखिर इसे सुनने से ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। वो छोटी बच्ची कहती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इधर वो छोटी बच्ची अपने मन में सोच रही होती है कि यंग मास्टर को ऐसे अनस्टेबल मूड में देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है। सीन फिर से चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो मून की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मून कहता है आ जाओ रॉज, मुझे और ब्लड देखना है और उसकी खुशबू सूंघनी है। और इधर हम देखते हैं कि वो भी अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसकी वॉर स्पिरिट भी अब पहले से ज़्यादा पावरफुल होती है। डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या मून बियोंग फिर से सीरियस होने वाला है। इसे देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे हमला करने जा रहे होते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैनी की एंट्री होती है और जैसे ही वो अपनी वॉर स्पिरिट को बाहर निकालती हैं वो दोनों अलग अलग तरफ गिर जाते हैं। ग्रैनी को देखकर डायरेक्टर की फट चुकी होती है और हमें पता चलता है कि ये जो ग्रैनी है यही इस कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं। इधर रॉज अपने मन में सोच रहा होता है ये पर्सन, ये तो वही ग्रैनी है जो घर के बाहर बैठी हुई थी। मून अपने आप को किसी तरह संभाल लेता है और वो दीवार से नहीं टकराता है। अपने मन में वो सोच रहा होता है कि उसने मेरे और रॉज दोनों के हमले को अपने एक ही मूव से रोक लिया। आपको क्या लगता है ग्रैनी सबसे ज़्यादा ताकतवर है और ये कॉलेज की गेट कीपर भी हैं? बुद्धा गया, लॉर्ड बुद्धा। और इधर दूसरी तरफ में रॉज को दिखाया जाता है जो कि खुद को संभाल नहीं पाता है और सीधे जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग से टकरा जाता है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग से टकराता है वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है। इधर मून अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इसके सामने खड़ा नहीं होता तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। ग्रैनी कहती है तुम दोनों नीचे आओ। वो लोग दोनों तुरंत ही ग्रैनी के सामने आते हैं और अपना सर झुका के उन्हें हेलो कहते हैं। लेकिन ये क्या, ग्रैनी तो मारती है दोनों को एक मुक्का। ग्रैनी डायरेक्टर से कहती है तुम गधे कहीं के, तुम क्या चाहते थे कि ये दोनों मिलकर पूरा कॉलेज उड़ा दें? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि रॉज अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है और इनफैक्ट उसे अभी मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। उसे तो अभी पता भी नहीं है कि उसे करना क्या है। और इस तरह की पावर जिसे तुम कंट्रोल ना कर सको ये बहुत ज़्यादा अजीब होती है। डायरेक्टर उनसे कहते हैं हम तो बस इतना जानना चाहते थे कि रॉज की स्ट्रेंथ कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैनी उसे लगातार पंचेस से मारने लगती है और कहती है चुप रहो, अपनी ये बकवास की बातें बंद करो, हम तुम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं और तुम्हारे हाथ में ये कॉलेज सौंप सकते हैं। और इधर मिस्टर गांव अकेले कोना पकड़ के अपने मन में सोच रहे होते हैं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी पीछे से मून बियोंग आता है और कहता है डिप्टी डीन की पावर अभी भी बिल्कुल पहले ही जैसी है, मैं यहाँ पर आपको देखने आया था। ग्रैनी उससे कहती है जैसे ही मैं ये सारी गंदगी साफ कर लूँगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और हाँ तुम्हारी स्माइल अभी भी अच्छी नहीं है मून बियोंग। मून बियोंग हंसने लगता है और कहता है मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो बस जीडो के सन को देखने आया था और ये भी कि उसकी वॉर स्पिरिट कैसी है। और फिर ग्रैनी उससे कहती है ये सब तुम्हारे गलत माइंडसेट की वजह से हुआ है, इसलिए जीडो ने फोनिक्स को चुना, तुम्हें नहीं। इधर डायरेक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं तो वो सारी अफवाह आखिरकार सच निकली कि फोनिक्स और मून बियोंग दोनों रॉजर के डैड जीडो के डिसिपल्स थे, यानी स्टूडेंट। मून कहता है वो दोनों आर्मी के पिल्ले, मैं उन्हें कब का भूल गया हूँ। ग्रैनी उसे कहती है तुम्हें रॉज से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी है ना? वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही बात है और इसीलिए मुझे स्मार्ट लोगों से ऐसे बात करना भी पसंद नहीं है। ग्रैनी कहती है तुम दोनों, टीचर गाओ, रॉज वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, आप उसे लीजिए और हॉस्पिटल में पहुँचा दीजिए। डायरेक्टर से कहती है कि असेसमेंट अब ख़त्म हो चुका है और उन्हें उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जो पास हुए हैं इस असेसमेंट में। डायरेक्टर कहता है ओह मैं सचमुच एक गधा हूँ और वो बहुत क्यूट सी एक स्माइल देते हैं। और इधर हम ग्रैनी को देखते हैं जो कि वापस से डायरेक्टर को झपड़िया देती हैं और कहने लगती हैं तुम मेरे सामने क्यूट बनने का दिखावा कर रहे हो। तभी मून बियोंग उनसे कहता है और रॉजर की वॉर स्पिरिट का क्या, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना? मुझे उससे लड़ते वक्त काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था, मुझे पता नहीं है लेकिन उसकी वॉर स्पिरिट कहीं से तो निकल रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी।
ग्रैनी उससे कहती है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर गाव आखिरकार रॉज को ढूंढ ही लेते हैं और वो बेहोश पड़ा हुआ था। और अब हमें बताया जाता है कि लॉगी कॉलेज का असेसमेंट खत्म हो चुका है। जो लोग हार गए वो लोग शांति से अपने घर चल गए और जो लोग जीत गए उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहा गया। जो लोग हार गए वो भी दुखी थे और जो जीत गए वो भी दुखी थे। इसी तरह का है ये लॉगी कॉलेज। ये आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों जो जीते हैं वो भी दुखी थे। सीन चेंज होता है। हमें रॉज को दिखाया जाता है जिसे होश आ चुका होता है, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ग्रैनी भी वहीं पे बैठी होती है। वो कहती है सब चीज़ ठीक है, तुम इतने ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो। ग्रैनी उसे बताती है कि मैं हूँ गाया, इस कॉलेज की डिप्यूटी डीन, और प्लीज़ तुम मुझे ग्रैनी मत बुलाओ। फिर ग्रैनी उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडीज़ पे कुछ इंजरीज है, लेकिन वो उतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन तुम इस दर्द को आराम से हैंडल कर सकते हो। तुम थोड़े दिनों में ही अब पेट से उतर जाओगे और पूरा मूव करने लगोगे। रॉज कहता है जब भी मैं छोटा था और मुझे चोट लगा करती थी, जब मैं सो के उठता था तो मैं देखता था कि वो चोट अपने आप हील हो जाती थी। ग्रैनी उससे कहती है क्या फोनिक्स ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? वो काफ़ी जोश में कहता है हाँ, फोनिक्स ने मुझे यहाँ पर भेजा है और ये मेरा लास्ट चांस है, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। ग्रैनी कहती है आखिर वो हॉट पोटैटो फोनिक्स आखिर सोच क्या रहा है। सीन चेंज होता है और रॉज को पहली बार पता चलता है कि फोनिक्स भी लॉगी कॉलेज का ही स्टूडेंट था। ग्रैनी कहती है हाँ, वो फोनिक्स अभी भी तुम्हारे फादर का डिसिपल है और जिससे तुमने अभी अभी लड़ाई की मूनबियोंग, वो भी तुम्हारे फादर का डिसिपल है। रॉज कहता है रुको रुको, मैं इन सभी बातों को प्रोसेस करता हूँ। बेचारा का इतना सब चीज़ होने के बाद दिमाग ही खराब हो गया है। ग्रैनी कहती हैं अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो रॉज, और हाँ तुम असाइनमेंट में पास हो चुके हो। हम रॉज को देखते हैं जो थोड़ा सा ब्लश करता है। ग्रैनी कहती है और हाँ बच्चे, तुमने जो सवाल पूछे थे उसके लिए तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना होगा, अच्छे से सोना, ओके। और ये कहने के बाद ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी होती है। वहाँ पर मूनबियोंग उसके पास बैठा हुआ होता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग। रॉज भी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है गुड मॉर्निंग। रॉज उसे देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके कारण वो इतना बड़ा मुंह फाड़ लेता है। वो कहता है तुम मूनबियोंग हो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मून कहता है उससे कि डरो मत, तुम बहुत अच्छे से सो रहे थे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें उठाऊं, और आज से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। चलो हम एक साथ मिलकर बहुत सारे मज़े करेंगे रॉज। सीन चेंज होता है। हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो ग्रैनी से कहते हैं क्या मूनबियोंग उसका इंस्ट्रक्टर होगा? आप सीरियस हैं? भले ही आपके चेहरे पे स्माइल है, लेकिन आप अंदर से चिंता कर रही हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो एक क्लास ए वांटेड क्रिमिनल है। ग्रैनी कहती अगर वो क्लास ए वांटेड क्रिमिनल है तो क्या हुआ, हमारे तो आधे से ज़्यादा ऐसे ही लोग यहाँ पे रहते हैं। तुम मूनबियोंग को कमज़ोर मत समझो। उस वक्त उसकी पावर फोनिक्स के बराबर थी और इसीलिए जीडो मूनबियोंग को सबसे पहले नंबर पे चुनता। सच बात तो ये है कि तुम मूनबियोंग को पसंद नहीं करते हो। और इधर डायरेक्टर मुंह फुला के बैठे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ फोनिक्स से कंपेयर कर रही हो। ग्रैनी कहती है उसे एक बार कोशिश तो करने दो, मूनबियोंग भी जीडो का डिसिपल था और मैं नहीं जानती कि उन दोनों के बीच में कैसा केमिकल रिएक्शन होगा। और वो अपने मन में सोच रही होती है मूनबियोंग अब और भी कोई बड़ी मुसीबत मत खड़ी कर देना। इधर हमें मूनबियोंग की बातों को बताया जाता है पिछले रात वाली कि वो ग्रैनी से कहता है इंस्ट्रक्टर हाँ, तब मेरी भी एक कंडीशन रहेगी। उसकी कंडीशन ये होती है कि वो रॉज के साथ अकेले रहना चाहता है। देखने ही से ऐसा लग रहा है कि मौका मिलते ही मार देगा उसको। और ग्रैनी अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन अगर कोई रॉज को अच्छे से हैंडल कर सकता है तो वो मूनबियोंग ही है। डायरेक्टर ग्रैनी से कहते हैं आप वहाँ पर क्या लिख रही हैं? ग्रैनी कहती ही तुम इसके बारे में भूल गए, ये हर 3 साल में एक बार आता है। कॉलेज गेम्स 2 हफ्तों में शुरू होने वाला है। और वो उसी कॉलेज गेम्स के लिए कंटेस्टेंट्स के नाम लिख रही थी कि कौन इस कॉलेज की तरफ से जाएगा। और बस हमारा ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। कॉलेज गेम्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के फाइटर्स होंगे जिससे रॉज और उसके टीम को लड़ना पड़ेगा। सो बस हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।